नमस्कार। बेबाक लाइव में आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊं भागलपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राम शरण जी, रचनात्मक आंदोलन और गंगा मुक्ति आंदोलन के अगुआ माने जाने वाले और भागलपुर के किसी भी समस्याओं को वो बहुत ही तरीके से और बखूबी करीब से जानते हैं, किसान के करीब रहे हुए। मेरे उनके बगल में है प्रभात जी। ये सौभाग्य है कि ये प्रभात जी पटना में रहते हैं और आज मुझे भागलपुर में मिले हैं, तो मैं इनका भी परिचय कराऊं। प्रभात जी किसानों से काफी जुड़े रहे, बिहार के हर एक किसान मूवमेंट में इनका योगदान रहा और जेपी मूवमेंट सक्रिय सदस्य थे। इस समय जयप्रकाश नारायण के करीब माने जाते थे इन लोग। तो आज ये दोनों हमारे स्टूडियो में हैं और मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला किसान आंदोलन पर आज हम लोग बात करेंगे। सबको पता है कि भारत में दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तमाम देश के किसानों का जो उग्र प्रदर्शन है, जिस तरह से वो लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार के वाटर कैनन को पार करते हुए 25 नवंबर से जो उन्होंने बिहार दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश करने का मन बनाया, तो अब संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सरकार पर ये दबाव जो बढ़ता जा रहा है, तो सरकार अभी तक 5 राउंड इन लोगों से बातचीत की है, मगर मामला सिफर है और अभी तक इसका कोई फलाफल नहीं निकला है। लोग राशन पानी लेकर आए हैं और राशन पानी इस तरह से कि 6 महीने तक भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे। और इस बिल को, ये जो 3 बिल है जिसको आनंद में लोग कहते हैं कि राज्यसभा से अध्यादेश को पारित करा दिया गया और किसानों का आरोप है कि हम लोगों से इसकी राय मशवरा नहीं हुई है, तो ये वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। विशेष सत्र बुलाकर आप इसे वापस लें। तो और दूसरी बात है, लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र के तावे पर सत्ता की रोटी पलटती रहनी चाहिए तथा एक अगर नहीं पलटेंगे तो एक तरफ रोटी जल जाएगा। तो अभी जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां विपरीत हैं सरकार के लिए और सरकार भी के सत्ताधारी दल ने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं। कुछ लोगों ने खालिस्तान की बात कही है, कुछ ये कही है, मगर सच में वो देश के किसान है। और इसी बीच एनडीए में रहे लोगों ने भी अपना अपना पुरस्कार लौटाना शुरू किया। बादल जो क्या बादल थे, प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण लौटा दिया। कितने खिलाड़ियों ने अपना पद्म भूषण लौटाया, कितने सामाजिक कर्ताओं ने, पंजाब के लोगों ने ये विरोध जताया और ये कहा कि जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो मैं विरोध करता हूं और मैं सम्मान का हकदार तो हूं मगर अब नहीं दूंगा। तो इन सब लेके और केंद्र सरकार बोल रही है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। किस तरह फायदा होगा या केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही है और यह केंद्र सरकार किसी दूसरे मकसद में है। तो मैं सबसे पहले जी से जानना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है, आज मेरे सामने राम शरण जी हैं, इनका परिचय मैंने आपको दे ही दिया है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये 9 दिन हो गया इस आंदोलन के बारे में आप बताएं कि इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से सरकार इसको सुलझाएगी। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जयप्रकाश आंदोलन से अब आज तक
स्वतंत्र रूप से ही काम करता रहा हूँ समाज सेवा का। तो हम लोग में महसूस कर रहे हैं कि ये जो सरकार ने ये जो बिल लाया है, ये इन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठाया है। कोरोना के उस समय जो पूंजीपतियों ने अपने अर्थशास्त्रियों और मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला कि यही मौका है कि ये किसान बिल को पास कर लिया जाए। और अमिताभ कांत जी जो अर्थशास्त्री हैं, उनका जब लेख आया उसके कुछ दिनों बाद ही यह बिल पास किया गया। और इसको लोकसभा में चूँकि बहुमत है तो इसलिए पास हो गया, लेकिन जब राज्यसभा में हुआ तो विपक्ष के विरोध के बावजूद इसकी गणना नहीं, वोटों की गणना किए बिना इन बिलों को पास कर दिया गया, जो लोकतंत्र के इस पर बहुत बड़ा धब्बा है। और यो भी एक प्रमुख पत्रकार के अध्यक्षता में हरिवंश जी की उपस्थिति में ये बहुत लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल लाया गया, इसके लिए किसानों से कोई राय नहीं ली गई। ये पूंजीपतियों के इशारे पर ये बिल लाया गया। और ये जो बिल लाया गया है, इस बिल के बारे में पहले कोई समझ नहीं थी। बाद में देवेंद्र शर्मा जी और दूसरे लोगों ने जब इसकी बात को महसूस किया और उन्होंने लिखा, तब ये आंदोलन मजबूत हुआ। हालांकि किसानों के बीच में जुड़ाव लंबे समय से होता रहा था और इन सब बातों पर चर्चा होती रही है, लेकिन किसानों की राय की लगातार अवहेलना होती रही। जब किसानों ने महसूस किया, 2-3 महीनों से लगातार कोशिश किया सरकार से बातचीत करने का, लेकिन जब सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने पंजाब में ट्रेन रोकी। और ट्रेन रोकने के बाद जो है सो सरकार ने जो है उल्टा दबाव बना दिया कि हम वहाँ पर मालगाड़ी चलाएंगे, न ट्रेन चलाएंगे। मजबूरन जो है सो वहाँ के नागरिकों की परेशानी को देखते हुए किसानों ने उस रेल रोको आंदोलन को ख़त्म किया और दिल्ली आने का निर्णय लिया। ये तो उनकी मजबूरी थी। ये कहने का मतलब है कि सरकार इस आंदोलन को ये समझ रही थी कि इस तरह उग्र नहीं होगा और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की थी ताकि ये आंदोलन दब जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्रभात जी, आप ये बताइए कौन कौन ऐसी चीजें हैं इस तीनों बिल में जो किसानों के लिए आपत्तिजनक है, किसान उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, कॉरपोरेट के लोग फायदा लेंगे। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, आप बताएं इसको। आपने तो किसान आंदोलन को भी देखा, फिर हम रामचरण जी के पास जाए। असल में बिल है, ये बिल मुख्य रूप से जो हमारे देश में किसान है और किसानों का जो जीवन पद्धति है और किसानों में जो एक आत्मबल, उसके आत्मनिर्भरता के होने की वजह से है, उसको तोड़ने का एक साजिश है। अच्छा, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ग्राम स्वराज चाहिए, आत्मनिर्भर देश चाहिए, आत्मनिर्भर किसान चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आत्मनिर्भर गांव चाहिए। लेकिन उन विचारों को तो आज़ादी के बाद ही नहीं, उस पर देश नहीं चला। लेकिन बीजेपी की जब सरकार कांग्रेस को हटा के बनी तो लोगों को उम्मीद थी कुछ विकल्प वो सामने में रखेंगे और अब जो कमियां आ रही हैं उसको ठीक करेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उसको और ज़्यादा तेज किया। जो आधुनिकीकरण है या जो वैश्वीकरण है उसको ज़्यादा तेज किया। अब क्या है कि तो तीनों बिल में दिक्कत कहाँ है, ये किसानों को परजीवी बनाना चाहिए। जो किसान आत्मनिर्भर है और ठीक है कि उसको बाज़ार में ठीक रेट मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन आज का किसान आत्मनिर्भर है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, अपने हिसाब से मार्केट में जाता है, अपने हिसाब से सब चीज़ों को करता है। लेकिन ये बिल जो है एक तरीके से वो ये जो एक बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में किसान जाएगा और किसान बेचेगा, ये तो पहले से बेच रहा है किसान। आज बिहार में हम पंजाब हरियाणा का सामान नहीं खा रहे हैं, यहाँ नहीं बिक रहा है, तो बिक तो पूरे जगह रहा है। लेकिन ये झूठी बात करते हैं, सरकार झूठ बात करके कहती है कि भाई ये तो बड़ा उनके फेवर में है, मार्केटिंग सिस्टम है।
लेकिन इस मार्केटिंग सिस्टम को खड़ा करने के लिए भी सरकार जो है चाहती कि उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां या कॉरपोरेट सेक्टर पैसा लगे। इसलिए वो जो है इसको पूरा का पूरा किसानों को कॉरपोरेट के हाथ में गिरवी रखना चाहती है और किसान स्वतंत्र अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। वो किसी का कर्जदार या किसी का के अंदर नहीं रहना। वो सरकार तो कहती है कि ये उनके फायदे के लिए है और उनसे फायदा होगा, उनके आमदनी बढ़ेगी। और उन्होंने कहा मिनिमम प्राइस इंडेक्स जो था उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने पिछले सरकार से 18% बढ़ाया है, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, जितने भी उन्होंने बढ़ाया। तो क्या लगता है कि सरकार किसान को समझा नहीं पाई या फिर किसान ठगा गया है? सरकार सब समझती है और वो जो कहती है कि भ्रम फैल रहा, कोई सरकार को भी भ्रम नहीं है न किसान को भ्रम है। सीधा सीधी ये जो चीज़ें हैं वो सब अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा जो है ये कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहिए। रेलवे है, आपको इंफॉर्मेशन सेक्टर है और कई सेक्टर है, उसको सरकार दे ही चुकी है, पहले देते जा रही है। जो लाभ में कंपनियां उसको भी सरकार बेच रही है। लाइफ इंश्योरेंस को आप देखिए। अब उसी तरह से सबसे बड़ा सेक्टर है किसान का सेक्टर। 60-70% जो सेक्टर है जो रोजगार भी देता है और हमारे आमदनी का एक जरिया भी, उसको भी अब उनके हाथ में सौंपना चाहिए। जो जैसे पहला अध्यादेश था फॉरवर्ड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, इसके तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में ये संभव है कि एक देश एक मार्केट? ये तो संभव ही नहीं है। भारत में तो विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की संस्कृतियां हैं, विभिन्न तरह का मार्केटिंग सिस्टम है, विभिन्न तरह का आपसी रिलेशनशिप है। अब उसको एक तरह से आप चीज़ों को ले जाना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है। इस देश में राज्यों का राज है, इसमें तो इस तरह से संभव नहीं है कि आप एक तरह से चीज़ों को तो ठीक है। अभी जो आंदोलन हो रहा है ये आंदोलन का रुख बताइए। जो बिहार के किसान एग्रेसिव है कि नहीं? बिहार के किसान पार्टी, चूंकि अभी लोग कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान वहाँ पे मौजूद हैं। बिहार का नाम नहीं लिया जा रहा है, उड़ीसा का नाम नहीं लिया जा रहा है, असम का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो 8 तारीख को जो इन लोगों का देशव्यापी बंद है, क्या आपको लगता है कि 8 तारीख के बाद ये आंदोलन और तीव्र हो जाएगा? क्योंकि 5 तारीख को सरकार से बात होनी थी केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, मगर 4 तारीख को किसानों ने ये घोषणा कर दी कि 8 तारीख को देशव्यापी हड़ताल होगा और हम लोग बिल को बिना वापस लिए नहीं रह सकते। वो मेरी अंतिम, हम लोगों का बस एक ही डिमांड है, तीनों बिल वापस। तो रामचरण जी बताइए, जो तीनों बिल वापस लेने की बात है, तो फिर क्या लगता है कि ये लंबा चलेगा? ये क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? किसानों का भविष्य, सरकार का भविष्य, उधर पॉलिटिकल तोड़माइल भी होने की स्थिति। पंजाब में घर घर के लोग, घर घर में इस चीज का विरोध है। नहीं, ये कहना से मैं सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ पंजाब का है मामला। सच कहा जाए तो ये ज़्यादा बड़ा मामला बिहार का है। अच्छा। ये जो बिल लाया गया है इसमें एक प्रावधान ये है कि कोई भी पास आधार कार्ड हो वह किसानों से माल खरीद सकता है। तो अब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से माल खरीदेंगी। पहले नियम था कि आप जो मंडी है वहाँ ले जाइए, वहीं पर खरीद बिक्री होगी। अब घर से ही उनका खरीद लिया जाएगा। अब जो बड़े व्यापारी हैं जैसे कि अडानी, अंबानी या और दूसरे लोग हैं, इन लोगों का दबाव है सरकार पर, क्योंकि ये लोग चुनाव खर्च देते हैं, तो सरकार को उनके दबाव में सुनना। इसीलिए ये जब कोरोना जैसे टाइम में ये बिल लाया गया है उन उद्योगपतियों के दबाव में, ये अमेजन जैसी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। अब वो पूरे अंबानी भी और दूसरे लोग भी जो है तो कृषि मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जैसे आईटीसी आशीर्वाद गेहूं के लिए गांव-गांव से गेहूं खरीद लेती है, उसी तरह से हम पूरे खरीद लें ऊंचे दाम पर। हम जब ऊंचे दाम पर खरीदेंगे
तो जो सरकारी मंडियाँ हैं उसमें जो व्यापारी हैं वो फेल कर जाएंगे, 1 साल 2 साल झेलेंगे, उसके बाद वो लोग उस व्यापार को बंद कर देंगे। तो जब उनका व्यापार बंद हो जाएगा तब किसानों पर उनका शिकंजा कस जाएगा, और शिकंजा जब कस जाएगा तब वो जो है सो किसानों को उचित मूल्य नहीं देंगे। मगर सरकार कहती है कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में जो राशन की दुकानें हैं जिससे मैक्सिमम राशन गरीबों को जाता है, वो दुकान तो सरकार के ही द्वारा वहाँ भेजा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो गेहूँ खरीद होती है, धान खरीद होता है, वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसमें ही होता है, जो कि देश का रुपया में 6 आना ही है, ये 3 आना ही है जिसके किसानों से खरीद होते हैं। बाकी बिहार से, यूपी से सबसे जल्दी खरीदी नहीं होती है। अब ये जो कहा जा रहा है कि वो फ्री मार्केट है, तो फ्री मार्केट है तो बिहार के मजदूरों को, किसानों को पंजाब जाकर के बेचना पड़ता है। अब यहाँ के किसान यदि पंजाब जाके बेचते हैं तो उनको कितना खर्च लगता है। आज जो गेहूँ वहाँ पर 2000 रुपये क्विंटल बिकता है, वो बिहार में 1000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इसका कारण ये है कि 14 साल पहले ही कहते हैं नीतीश सरकार ने यहाँ की मंडियों को ख़त्म कर दिया। भागलपुर में बागबाड़ी थी बहुत बड़ी बनी हुई, बड़े बड़े सेट बने हुए हैं, लेकिन उस मंडी को ख़त्म कर दिया। इसलिए यहाँ के किसानों की दुर्गति है, और किसानों की दुर्गति है इसलिए बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसीलिए यहाँ के मजदूर को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये तो दुर्गति हमने बिहार में लोग देख रहे हैं, इसीलिए तो बिहार की तुलना पंजाब से की जा रही है। यदि पंजाब में भी यदि वहाँ की मंडी खत्म हो जाएगी तो उनकी भी दुर्गति बिहार जैसी हो जाएगी, और बिहार के किसान इस बात को समझ रहे हैं। और हो सकता है कि जल्दी ही बिहार में यह आंदोलन खड़ा हो कि यहाँ की मंडियों को चालू किया जाए, MSP हो। बिहार में भी MSP से खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में MSP से खरीदारी नहीं होती है। और सरकार यदि MSP पर खरीदारी करने के लिए तैयार है तो लिख करके देने में उसको क्या आपत्ति, वो लिख के दे दे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है? क्यों? मैं उदाहरण बताता हूँ। अभी पूरे दिल्ली में पटा पड़ा है, सड़क जो है वो मैदान का रूप ले चुका है, ठीक है, चारों तरफ किसान आंदोलित है। मगर इस केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री एक मामूली नगर पालिका के चुनाव के लिए साज सजाए हुए हैं, और लोग पूरी टीम वहां उतरी हुई है, जो पूरी टीम यहाँ उतरनी चाहिए थी कि किसानों को कैसे मनाया जाए। तो कहीं न कहीं से शाहीन बाग वाली हालत इन किसानों को नहीं हो जाएगी। शाहीन बाग में जो बैठे थे रास्ता जाम करके और लगातार बैठे रह गए, और सरकार ने कुछ नहीं किया। यही तो देखने की बात है कि कहते हैं हैदराबाद का जो नगर निगम का चुनाव भी बीजेपी नहीं जीत सकी, वहाँ उसको बहुमत नहीं मिला, क्योंकि किसानों के प्रति जो गुस्सा है वो गुस्सा जनता का भी है, क्योंकि जनता जानती है कि जब किसानों से सस्ते में अनाज, दाल इत्यादि खरीद लिया जाएगा तब फिर यही कंपनियां ऊंचे दामों पर पब्लिक को बेचेगी। तो ये कंपनियां जो हैं सो दोनों तरफ से जनता को भी लूटेंगी और किसानों को भी लूटेंगी। तो इसी आपको मेरा ये सवाल था, ठीक आपने जवाब दिया। मेरा ये कहना सबसे बड़ा चीज प्रभात, आपको नहीं लगता है कि कोरोना को, जैसे उन्होंने कहा, कोरोना को ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा, जैसे शाहीन बाग में कोरोना कह के लोगों को उठवा दिया गया, हो सकता है कि यहाँ भी कोरोना को कह के लोगों को उठा दिया गया। बात ऐसा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है और सरकार जिस तरह से झूठे वायदे करती रही और उसको पूरा नहीं किए, उससे अविश्वास बहुत। पंजाब का किसान जो है कॉरपोरेट खेती बहुत किया है, और सब जगह देखा है कि कॉरपोरेट वाले लोग जो हैं उनको धोखा दिए हैं, सब पैसा नहीं दिए हैं, सामान नहीं खरीदे हैं उसके साथ, और जब वो अफसर के पास गए हैं या कोर्ट में गए हैं तो उनको न्याय नहीं मिला है। जबकि कॉरपोरेट के पास एक पर एक वकील है, एक पर एक लोग, तो वहाँ किसान टिकते नहीं हैं, इसलिए वो पूरे तरह से इसको रिजेक्ट करते हैं। और सरकार को उनको विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि आप कानून पहले रद्द कीजिए। दूसरी बात है कि अब आसान नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन इस देश में बहुत हुआ है,
और उसके कमी और खूबी को किसान आंदोलन भी समझता और देखता रहा। इसलिए अब आसान नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में हम बंद करेंगे, इसका मतलब उनका सिग्नल है कि अब ये देशव्यापी आंदोलन, और देशव्यापी आंदोलन होगा तो ये जो भाजपा के एमएलए हैं और एनडीए के एमपी हैं वो रास्ते में नजर नहीं आएंगे, सब जगह किसान उनको घेरेंगे। जैसे 1974 आंदोलन में जो है, एक तो है कि आंदोलन फिर महात्मा गांधी के सत्याग्रही आंदोलन को याद कर दिला है, और ये करो और मरो वाली स्थिति बन गई है जो गांधी जी के ज़माने में बनी थी। और वही दृढ़ता है लोगों में कि आप कैनन मारिए, चाहे रोड को गड्ढा खोद दीजिए, चाहे आप कटीला तार खींचिए, चाहे 5 गो आप दीवार लगा दीजिए, लेकिन वो सब पर चढ़ाई करके मुझे लगता है सलाम सिंह जी 74 में जो जेपी का आंदोलन हुआ था, पता नहीं ये बात सही, जेपी का जब आंदोलन शुरू हुआ था, आप तो गवाह थे उसके, आप लोग भी गवाह थे उसके, हम लोग भी थे, मगर हम लोग बहुत सक्रिय नहीं थे वो सब। तो पहले लोगों ने सोचा था कि पटना में हो रहा है, क्या होगा, और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसकी जड़ें गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में फैल के उस शख्सियत, इंदिरा गांधी से कड़ी शख्सियत शायद मैंने नहीं देखा, मैंने वर्तमान प्रधानमंत्री को भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कड़ी शख्सियत को ही झुकना पड़ा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि धीरे धीरे ये किसान आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा 8 तारीख के बाद? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन फैल रहा है पूरे देश में। आंदोलन जो है, किसान हैं, बिहार में ही किसानों की स्थिति कमज़ोर है, यहाँ पर कोई मजबूत किसान संगठन नहीं है, यहाँ पर खेतिहर मजदूरों के संगठन हैं, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में, तमिलनाडु के भी किसान दिल्ली में लंबे समय तक धरना दिए, महाराष्ट्र में भी अब वहाँ से भी खबर आ रही है। हालांकि वहाँ पर जो शरद जोशी का जो खेमा है वो बीजेपी की तरफ का झुका हुआ है, लेकिन बाकी जो किसान हैं वो जो है सो परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब इसीलिए सरकार अब संकट में है, किसी तरह से वो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। एक तरफ पूंजीपति उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसको वापस मत लीजिए, दूसरी ओर जनता में देख रहे हैं कि यदि इसको वापस नहीं लेते हैं तो मेरी जड़ ही खत्म हो जाएगी, हम सरकार से ही हमको निकल जाना पड़ेगा। अभी नागपुर में जो कि आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पर के मेयर के चुनाव में बीजेपी की हार हो गई, जबकि महाराष्ट्र में भी, हाँ, वही महाराष्ट्र के ही नागपुर में, जो कि लंबे समय से गडकरी जी जैसे लोग वहाँ पर रहे और वो सीट पर उसको हार जाना पड़ा। तो ये अभी जो है स्थिति बन गई है कि इसको कैसे नहीं करें। इसीलिए आपने जो कहा कि कोरोना को हथियार बनाया जा रहा है, ये बीजेपी के कुछ लोगों ने वहाँ पर कोर्ट में आवेदन दिया है कि शाहीन बाग की तरह इसको भी बंद कराया जाए। अब ये देखना है कि न्यायालय इस पर क्या कदम लेता है, क्योंकि अब न्यायालय पर भी लोग जो है सो शंका करने लग गए। आपसे पूछना जो आंदोलन का, आप जो 1974 आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन 1974 आंदोलन के पहले हर 10 साल में बिहार में एक छात्र आंदोलन होता ही था, और छात्रों में एक कम्युनिटी, जात पात धर्म का कोई भाव नहीं था, एक यूनिटी में छात्र रहते थे पूरे देश में। तब एक छात्र क्लास के रूप में, तो वो सीधे सड़क पर छात्र के, हम भी आंदोलन में आए तो छात्र के हैसियत से आए, लेकिन बाद के आंदोलन में जात और धर्म को लेकर के सबको बांटा बहुत गया। लेकिन किसान आज भी एक क्लास के रूप में है, न उसमें हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चन है, न ईसाई है, सब एक है। इसलिए 74 आंदोलन से आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक क्लास के रूप में तब छात्र था, उसमें बीच में विभाजन हुआ, लेकिन किसान अब भी इंटैक्ट है और किसान एक सशक्त रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है। छात्र आंदोलन के समय हमने देखा था कि जब आंदोलन तेज हुआ तो एक कहा गया कि भाई राजनीतिक दल के लोग जो हैं, आंदोलन निर्दलीय है लेकिन सरकार नहीं मान रही है, इस जनता के इशूज पर आप रिजाइन करिए। मैं अंत में आपसे एक चीज कह के इसमें विराम दूंगा कि मुझे जो महसूस होता है कि भाजपा जो है चुनाव उनका केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट कहते हैं, जो देश के लिए मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाता है।
अभी चूंकि बंगाल में चुनाव है और किसान का मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा संशोधन करते, वैसे किसान आंदोलन में कुछ ऐसे भी नेता है जो टीवी के किसान है, टीवी से किसान बने हैं, जोगेंद्र यादव ऐसे लोग तो टीवी के किसान है, रियल किसान नहीं है, और वो इसमें कूदे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि किसान आंदोलन में थोड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। मैं उनके कार्यशैली की बुराई नहीं कर रहा, मगर वो किसान नहीं है। लेकिन देखिए, सरकार जानती है कि इसमें कौन किसान है और कौन किसान नहीं है, इसलिए सरकार की मजबूरी है कि जो किसान नेता उनसे भी बात कर रहे हैं, नहीं तो दूसरे लोग से समझौता करके निकल गए रहते। लेकिन ये स्थिति इस आंदोलन में नहीं है। तो अब हम लोग आशा करेंगे कि किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार जिस तरह से घिर गई है, तो कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेना पड़े। हो सकता है कि बाढ़ होकर बिल वापस लेना पड़े और स्पेशल पार्लियामेंट बुला के, ये भी हो सकता है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट पार्टी के लोग भी अब शामिल हो रहे हैं। आज पटना में संभवतः महागठबंधन का एक अंश 2 घंटे का अनशन है, तो ये सांकेतिक शुरू हो चुका है और इसका फैलाव होगा और ये बात दूर तक जाएगी। इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि एक तो है कि किसान आंदोलन को अब जेपी आंदोलन से इसलिए भी जोड़ सकते हैं कि ये पूर्णतः अहिंसक है और ये घृणा नहीं फैला रहा है। ये अपने सत्याग्रह पर है, दो किसान मर गए, उसके बावजूद किसान लोग उनको मोदी जी को लड्डू भेज रहे हैं कि भाई हम आपसे दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। तो ये जेपी आंदोलन का में जुड़ाव जो है, गांधी की जो अहिंसक आंदोलन की जो प्रक्रिया है, ये उससे जुड़ता है। दूसरा है कि ये जो आंदोलन है, इसमें कोई एक लीडर नहीं है। योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने सबको कोऑर्डिनेट करने का काम किया है, लेकिन अपने पीछे किसान नेता खुद अपना निर्णय ले रहे हैं। और इसलिए जो उन्होंने दिया है कि 8 तारीख को भारत बंद कर जो आह्वान किया है, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जा सकता है। मगर एक चीज अंत में मैं बोलता हूँ कि किसान जब से मैंने खुद संभाला है और पत्रकारिता में कदम रखा है, तब से ठगे जा रहे। 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी किसानों ने अपने मांग को लेकर जो आंदोलन किया था, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख से ज्यादा किसान वोट क्लब और विजय चौक से जमा थे। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि उन लोगों ने विजय चौक पर नहीं मनाने दिया और ये कब्जाबाद में राजीव गांधी को हार मारनी पड़ी थी और किसानों की बात को माननी पड़ी थी। मुझे लगता है कि हट छोड़ के वर्तमान केंद्रीय सरकार किसानों की बातों को सुनते हुए एक ऐसा रास्ता निकाल दे जो सभी को मंजूर हो। इसी के साथ आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। और बेबाक लाइव में आप लोग हमेशा हम लोगों को बुलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप मेरे बेबाक लाइव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।